दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, जीवी की धारणा को आज समझेंगे। अभी तक हमने नेशनल इनकम के काफ़ी सारे लेक्चर्स में, यानी कि टोटल 8 लेक्चर्स में हमने नेशनल इनकम को समझा, उसकी बहुत ही बेसिक डेफिनेशंस को समझा और काफ़ी सारी अप्रिशिएशंस मुझे मिल रही हैं। आप मुझे क्या नाम है, हेल्प अरोड़ा, ये aroda@gmail.com पे आप मुझे अपने मेल का अपने व्यूज़ भी दे सकते हैं। काफ़ी सारी अप्रिशिएशंस मुझे मिली है कि सर वाकई ये चैप्टर आपके थ्रू आपके स्टाइल में समझ आ रहा है और ये काफ़ी अच्छी बात है। मैं कोशिश ही कर रहा हूँ। आज हम जीवीए को समझेंगे। भाई, जीवीए वर्ड आपने सुना भी होगा, जिसको हम इंग्लिश में ग्रॉस वैल्यू एडिट के नाम से जो है हम जानते हैं। ठीक है, जिसको मूल्य संवर्धन के नाम से भी जानते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक ही लेक्चर में पूरी के पूरे बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को समझाऊंगा, लेकिन मैं अपने स्टाइल में समझाऊंगा। मेरा स्टाइल एक अलग है, ताकि एक बच्चा सामने वाला जिसको इकोनॉमी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, बिल्कुल बेसिक है, तो वो भी मेरी चीज़ों को समझ सके। तो जीवे क्या है, इसको समझेंगे, डिकोड करेंगे, इसकी क्या चुनौतियां हैं, जीडीपी से क्या लिंक है, किस तरह से प्रो नेगेटिव पॉइंट्स है, प्रासंगिकता क्या है, सारे एक ही वीडियो के अंदर आज इसको तहस नहस आज जो है हम अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, जीवे को समझने के लिए ऐसे समझिए। आप मान लीजिए आप मान लीजिए आप एक मालिक हैं, मान लीजिए ब्रेड फैक्ट्री की। आप एक ब्रेड की फैक्ट्री की मालिक हैं। अब ये ब्रेड बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। भाई, अब ऐसा तो है नहीं कि गेहूं से डायरेक्ट तो ब्रेड बनेगा नहीं, उसके लिए और क्या क्या चीज़ें चाहिए। भाई, इसके लिए आपको कैपिटल चाहिए, भाई पूंजी भी चाहिए ना मशीन खरीदने के लिए, पूंजी चाहिए, लेबर चाहिए, श्रम भी तो चाहिए। वैसे तो है नहीं कि आप ही करोगे सारे काम, भाई लेबर भी चाहिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी चाहिए जो भी है। ठीक है, लेबर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पैकेजिंग चाहिए। भाई ब्रेड कहाँ पर ऐसे थोड़ा भेजो खुले में, भाई पैकिंग वैकिंग सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रॉ मटेरियल चाहिए, जिसमें आपका वीट्स, जिसको हम हिंदी में गेहूँ कहते हैं, गेहूँ से बनेगा। सिंपल सी बात है। ये सारे मटेरियल जब आप कलेक्ट करेंगे, जब आप प्रोसेस में डाल के, अभी प्रोसेस में सब सारी चीज़ें जाएंगी, तो वहीं से आपकी जो है ब्रेड निकलेगी। सिंपल सा एग्जांपल, मैं ये नहीं कह रहा आप ब्रेड, कोई भी एक और भी एग्जांपल सब ले सकते हैं, टायर बना भी सकते हैं, कुछ और भी हो सकते हैं। तो एक प्रोसेस यही होता है, राइट। मतलब कि हम सारी चीज़ें यहाँ पे इकट्ठी कर रहे हैं और फिर ये सारी सारी चीज़ें इसमें डालेंगे और जाके फिर हमारा एक आउटपुट, जिसको हम निर्गत कहते हैं, एक निर्गत के फॉर्म में हमें ये चीज़ निकल के आएगी, ब्रेड निकल के आएगी, राइट। हम ये मान के चलते हैं इस ब्रेड को बनाने में आपकी 20 रुपये की लागत आई है। मान लीजिए 20 रुपये की, मान लीजिए आपका जो है, अगर मान के चलें कि आप 20 रुपये का जो है सेल करते हैं मार्केट में, इसकी जो प्राइस है ब्रिटानिया की, वैसे 10 रुपये की 20 रुपये की आती है, आपको नहीं भी देखा होगा। मान लीजिए 20 रुपये की आप लागत, मतलब आप बेचते हैं, मतलब आपका एमआरपी है, और लेकिन आपको इसको बनाने में आपके 16 रुपये खर्च होते हैं। 16 रुपये मतलब एक ब्रेड को बनाने में, एक ब्रेड के पैकेट को बनाने में। तो भाई जब 16 रुपये खर्च होते हैं, तो इसमें आपका, इसी के अंदर आपका प्रॉफिट भी इंक्लूड है, आप एक अपना मार्जिन भी लेके चलेंगे। भाई मान लो अगर लागत, मान लीजिए ओवरऑल मशीन को लेके मान लीजिए 14 रुपये आती है, तो आप कम से कम 16 रुपये तो बेचेंगे यार। 2 रुपये अपने लिए भी तो रखोगे ना, इतनी बड़ी मशीन नहीं लगा रखी है, इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इतनी सारी हेडेक ले रखी है। भाई फ्री में कौन काम करेगा। चलो चैरिटी भी होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए, एक प्रॉफिट ओरिएंटेड आदमी के लिए, वो तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो मार्जिन अपना लेके चलेगा। कंसेप्ट समझ आया। तो भाई आपने क्या किया, 14 रुपये की लागत आई, 2 रुपये आपके प्रॉफिट, 16 रुपये ऑलमोस्ट आपकी इनपुट कॉस्ट इंक्लूडेड प्रॉफिट, इंक्लूडेड आपका प्रॉफिट को लेके आपने बोला भाई मेरी फैक्ट्री से जो ब्रेड निकलेगी, कम से कम उसको मैं 16 रुपये में तो मैं बेच सकता हूँ। 16 रुपये में मिनिमम, कोई भी अगर मेरे से खरीदेगा डायरेक्ट, तो मैं उसको कम से कम 16 रुपये में दूंगा। 14 रुपये में नहीं दूंगा, क्योंकि 14 रुपये में तो मेरी लागत आई है, तो भाई मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कहाँ जाऊँगा। तो फिर उसी केस में आपने 16 रुपये की चीज़ आपने बेची, राइट। मार्केट में आते आते भाई, अब ऐसा तो है नहीं कि अपने ब्रेड बनता डायरेक्ट दुकानदारों के पास आएगी। भाई बीच में डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं, ट्रांसपोर्ट से भी इधर उधर चीज़ें जाती हैं, तो इन सब का भी तो खर्चा कहीं ना कहीं इंक्लूड होता जाता है। भाई डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने कमीशन लेता है, भाई चाहे 1 रुपया ले चाहे कुछ भी ले, भाई वो भी फ्री में तो काम बांटेगा नहीं ब्रेड, है ना, वो भी तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट के लिए ही है। तो उसी केस में फिर ट्रांसपोर्ट है, तो ट्रांसपोर्ट में डीजल है, पेट्रोल है, वैसा तो है नहीं कि पानी से गाड़ियाँ चलती हैं। भाई उस पर भी जो ट्रक ड्राइवर है उसकी भी सैलरी है, तो सब कुछ ले ला के मार्केट में ये 20 रुपये की आती है। यानी कि 16 रुपये की, अगर मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा और समझाऊँ, यानी कि आपने एक चीज़ नोटिस करी, भाई 14 रुपये आपकी इनपुट थी, 2 रुपये आपने प्रॉफिट रखा, आपका 16 रुपये आपका इनपुट कॉस्ट आ गया, जिसको हम बोलते हैं आगत हिंदी में, राइट। आगत आगत, राइट। 16 रुपये मिनिमम आपकी थी, और 20 रुपये की आपने जो है यहाँ पे सेल प्राइस रखा, सेल प्राइस रखा, समझ आ गया।
और जो 4 रुपये और ये ट्रांसपोर्टेशन ये सब चीज़ें लेके ये, यानी कि आपका जो प्राइस था वो 16 रुपये था, और जहाँ सेल प्राइस है वो 20 रुपये। 4 रुपये या तो डिस्ट्रीब्यूशन है या ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारी चीज़ें ये हैं, ये इस पर मतलब कि कुल मिला के जो चीज़ें जो है खर्च हो रही है। यहाँ तक समझ आया? अब आगे समझते हैं। तो जीवीए के अंदर क्या होता है, देखिए जो हमने अभी जो बीच का डेटा निकाला, देखिए हमारी 16 रुपये लागत आई सब कुछ ले ला के, 20 रुपये की हमने बेची। तो जो इस बीच का जो गैप होता है भाई, कंज्यूमर को कितने की पड़ी? 20 रुपये की। प्रोड्यूसर को कितने की पड़ी? 16 रुपये की। तो इनपुट लागत यानी कि जब सेल माइनस, आप ऐसे समझो यार, डेफिनेशन हटाओ, बिल्कुल प्रैक्टिकल समझो, सेल माइनस इनपुट कॉस्ट कर दो, बस सेल माइनस इनपुट कॉस्ट कर दो, यानी कि सेल कितनी थी? 20 रुपीज़ की, इनपुट कितना हुआ? 16 रुपये। तो हमारा 4 रुपये जो है हमारे जीवी आ गया। बस अभी तक मोटा मोटा वैसे ऐसे समझो, बाद में क्या है, क्या बवाल है, क्या विवाद है, उसको हम धीरे धीरे समझेंगे। जस्ट अभी फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, फॉर द बेसिक कंसेप्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 4 रुपीज़। तो अभी तक आपने यहाँ तक इस 3 चीज़ों को जो है अच्छे से समझा, राइट? अब समझते हैं थोड़ा आगे। इस चीज़ को आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को हमें समझना पड़ेगा जो सरकार के द्वारा। अब देखो हम इकनॉमी पढ़ रहे हैं, देखो अभी हम जो इकनॉमी पढ़ रहे हैं, हम कोई ये मैनेजमेंट वाली इकनॉमी नहीं पढ़ रहे जैसे कि मैंने पढ़ी थी। अभी हम जो इकनॉमी पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सोशल और इकनॉमी। भाई सोशल और इकनॉमी पर्सपेक्टिव के हिसाब से हम अपने देश के बारे में, इंडिया के बारे में हम चीज़ें को पढ़ रहे हैं। तो भाई जब सोशल और इकनॉमी आती है तो कहीं ना कहीं फिर गवर्नमेंट भी बीच में डंडा लेके आती है अपना, भाई आखिर डीएम और एसपी की सैलरी हम क्यों देते हैं, गवर्नमेंट क्यों देती है? तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो उस कंटेस्ट में अगर हम इकनॉमी को पढ़ेंगे तो यहाँ पर फिर आपने एक वर्ड सुना होगा, टैक्सेस, जो हम लोग टैक्स देते हैं, सब्सिडी जो सरकार जो है यहाँ पे छूट देती है। सब्सिडी मतलब वही भाई किसी चीज़ में छूट देती है सरकार, किसी, जैसे कि अभी आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल को मोटिवेशन देने के लिए लोग क्या करते हैं, अभी 1 लाख रुपए की सब्सिडी देते हैं कि भाई हाँ सरकार 1 लाख की छूट दे रही है, इलेक्ट्रिक कोई व्हीकल खरीदेगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उसी केस में हमें कुछ 4 टर्मिनोलॉजीज़ को समझना पड़ेगा। पहले 4 टर्मिनोलॉजीज़ क्या क्या है भाई? हमें पहले प्रोडक्शन टैक्स को समझना पड़ेगा कि प्रोडक्शन टैक्स क्या होते हैं, हमें एक प्रोडक्ट टैक्स को समझना पड़ेगा, हमें एक प्रोडक्शन सब्सिडी को समझना पड़ेगा, और हमें एक प्रोडक्ट सब्सिडी को समझना पड़ेगा। पहले ये 4 टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, फिर उसके बाद हम जीवीए को बहुत गहराई से यहाँ पे जो समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो बेसिक है इसमें प्रोडक्शन टैक्सेस। देखो प्रोडक्शन टैक्सेस दोस्तों, इसको हिंदी में कहते हैं उत्पादन कर। उत्पादन कर, राइट? पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर बाद में इसको डिकोड करेंगे। वह है जो किसी फर्म द्वारा थोड़े से उत्पादन के आधार पर लगाए जाते हैं। यह उत्पादन की वास्तविक मात्रा पर निर्भर नहीं करता। उदाहरण के लिए पंजीकरण शुल्क, स्टैम्प शुल्क आदि। यानी कि इस प्रोडक्शन टैक्सेस में ध्यान से समझना, आप इसको मैं पीओटी लिख देता हूँ, ठीक है? मैंने प्रोडक्शन यहाँ पे हो गया टैक्सेस। ये कहता है, इसको डिकोड करो तो ये कहता है कि उत्पादन की मात्रा से, उत्पादन की जो मात्रा होती है इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। चाहे ब्रेड का पैकेट 1 बनाओ, चाहे आप 1 लाख बनाओ, इससे इस टैक्स का मतलब कोई भी नहीं है। जैसे आई विल गिव यू वन एग्जांपल। मान लीजिए जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी के फॉर्म जब आप भरेंगे, तो भाई बॉयज़ की बात करो, जनरल कैटेगरी की 100 रुपीज़ फॉर्म आपने भरना पड़ेगा। देयर इज़ ए फ़ी फॉर एवरीवन। अगर जिसको इनरोल करना है इसके अंदर तो उसको क्या नाम है, 100 रुपये की फ़ी स्पेशली फॉर द जनरल कैटेगरी, फॉर बॉयज़ को आपको जो है, गर्ल्स की तो वैसे फ्री है, तो आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। अब चाहे आप एक किसान के बेटे हों, चाहे आप एक अंबानी के बेटे हों, ध्यान समझना, चाहे आपके पास 0 रुपये हों, चाहे आपके पास 1 लाख करोड़ हों, बट देयर इज़ ए फ़ी यूपीएससी को देनी है, 100 रुपये लगी। तो उसी केस के अंदर यानी कि आप चाहे कोई भी हो, उससे इसका कोई वास्ता नहीं है। आपको आपकी मात्रा से, यानी कि आपका कितना पैसा आपका, उससे कोई भी मतलब नहीं है। आपको सिर्फ ये है कि भाई जो गवर्नमेंट ने अलॉटेड किया है फ़ी, वो आपको पे करनी है। तो उसी के जैसे एक होता है पंजीकरण शुल्क, जैसे कि होते हैं प्रोडक्शन टैक्सेस में। भाई पंजीकरण शुल्क मान लो, फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप जीएसटी लेते हैं या फिर कुछ और गाड़ी का भी व्हीकल पंजीकरण कुछ कराते हैं, तो देयर इज़ ए फ़ी। चाहे आप 2 लाख की गाड़ी लें, चाहे वो 10 लाख की गाड़ी लें, उसे डज नॉट मैटर, उसकी क्वांटिटी से कोई मैटर नहीं है। देयर इज़ ए फ़ी जो आपको पे करनी है, उसका उत्पादन से कोई मतलब नहीं होगा। उसी के जैसे स्टैम्प ड्यूटी भी आपको करना,
आपको इवन आप जब प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करते हैं तो उसमें भी आपने देखा होगा देयर इज अ फी, वो सेम होती है सबके लिए। इसमें मात्रा का कोई मतलब नहीं हो जाता। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यूपीएससीएल फॉर्म आपको बताया कि 100 रुपये होता है, चाहे वो गरीब किसान होगा बेटा हो, चाहे मानेगा बेटा, सबको 100 रुपये आपको देने पड़ेंगे। चाहे इसमें कोई ये नहीं कि गरीब है तो उसको छूट दे दी जाए, नहीं, देयर इज अ फी जो अलॉटेड है गवर्नमेंट की तरफ से, वो वहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो उसी के जैसे प्रोडक्शन टैक्स का मतलब यहाँ पे ये होता है कि इसका मात्रा से कोई मतलब नहीं है। अगर गवर्नमेंट की कोई फ़ी है जो आपको देनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे कि मैंने ट्रेडमार्क अरोड़ा ईएस के लिए मैंने ट्रेडमार्क अरोड़ा ईएस के लिए अप्लाई किया था, जिसकी देयर इज ए फ़ी फॉर द 4500 रुपये, 4500 रुपये जिसकी एक फ़ी है। आप ट्रेडमार्क जब आप अप्लाई करेंगे तो उसकी 4500 रुपये फीस जाती है कि भाई लोगों जो भी है नाम हम का कोई इसमें मेरा कोई और बंदा ना ले सके। तो उस केस के अंदर जब ट्रेडमार्क जब मैंने अप्लाई किया तो मुझे देना पड़ा। इसी के जैसे कोई और ट्रेडमार्क लेगा, चाहे वो अंबानी ही क्यों ना, उसको भी 4500 रुपये देने पड़ेंगे। यानी कि यहाँ पे एक नॉर्मल बंदा हो गया बिल्कुल, चाहे आप करोड़पति हों चाहे आप किसान के बेटे, तो भी आपको 4500 देने पड़ेंगे। यानी कि चीज़ें इक्वल हो गई हैं, राइट। आपका ये नहीं कि आपका बिजनेस चाहे 1 लाख का हो चाहे आपका 1 लाख करोड़ का हो, उससे कोई मतलब नहीं है, मात्रा से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपकी चीज़ से मतलब कि देयर इज अ फी, यानी कि यहाँ पे उत्पादन की मात्रा से ना होके सिर्फ फी के ऊपर पूरी बात करी जाती है, तो वहाँ पे उसको प्रोडक्शन टैक्सेस के नाम से जाना जाता है, यानी कि जहाँ पे टैक्स लिया जाता है। तो जैसे कि स्टैम्प शुल्क हो गया, पंजीकरण शुल्क हो गया, और भी सारे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल इस तरह के थ्रू बताया, तो इसको हम प्रोडक्शन टैक्स के नाम से जानते हैं। आई होप उत्पादन कर समझ आया। चलिए अब आते हैं एक उत्पाद कर, एक होता है उत्पाद कर जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट टैक्सेस। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे उत्पादन की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर उत्पादन की मात्रा के साथ लेना देना होता है, उत्पादन की मात्रा के साथ यहाँ पे जो है लेना देना होता है। देखिए फिर उत्पाद कर में बेसिकली क्या होता है, जो यहाँ पे मात्रा का जो खेल होता है वो यहाँ पे होता है, मतलब कि जितनी आपकी मात्रा होगी उसके हिसाब से आपको जो है यहाँ पे टैक्स जो है स्पेशली बात करें तो देना पड़ेगा, राइट। तो यानी कि उत्पादन कर में मात्रा का कोई लेना देना नहीं होता है, उत्पाद कर में मात्रा का लेना देना, यानी कि पर प्रोडक्शन यूनिट के हिसाब से होता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं अपने हिसाब से भी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे कि कोई भी मान लो प्रोडक्शन होता है जिसमें एक सेल टैक्स आपने सुना होगा, सेल टैक्स होता है। इवन मान लीजिए आप अगर मान लीजिए इंडिया से, मान लीजिए चाइना से अगर इंडिया जो है मोबाइल्स इंपोर्ट करता है, राइट, इंपोर्ट करता है मोबाइल्स की, भले ही मोबाइल ना करे लेकिन एसेसरीज तो करता है ना, तो जो भी उसके हिसाब से मान लीजिए मोबाइल इंपोर्ट करता है, तो जितना इंपोर्ट करेगा उसके हिसाब से उतना ही उनको जो है कस्टम इंडियंस मतलब कि जो भी कंपनी है उनको पे करना होगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, मतलब पर यूनिट के हिसाब से जो है यहाँ पे जो है कस्टम लगेगा। आप समझे मेरी बात, कि अगर 100 मंगाएंगे तो 100 पे कस्टम लग जाएगा, 200 मंगाएंगे तो 200 पे लग जाएगा। तो इसी तरह से कहने का मतलब ये है कि पर यूनिट पे जब कोई चीज़ जब हम टैक्स पे करते हैं तो उसके हिसाब से उसको जो है हम प्रोडक्ट टैक्स के नाम से जो है हम जानते हैं। इसी के जैसे इसको फर्म में अगर हम सोचें तो यहाँ पे फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे उदाहरण के लिए उत्पाद शुल्क हो गया, जिसका जितना आप मतलब कि जितना प्रोडक्शन करेंगे उसके हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा। सेवा कर हो गया, बिक्री कर हो गया, भाई जितना आप सेल टैक्स पे करेंगे उसके हिसाब से। आई होप देखो दोस्तों, इसको टॉपिक को चाहूँ तो मैं 1 मिनट में भी समझा सकता हूँ, लेकिन मेरा जो मोटिव है यहाँ पे ये है कि अगर एक बंदे ने टाइम निकाल के, या फिर कोई एक मतलब चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो उसको किसी फिर कभी फ्यूचर में कभी ज़िंदगी में कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो। तो ये इसलिए एक स्टील फ्रेम जिसको कह सकता हूँ मैं, वो आपको यहाँ पे मैं बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। अब इसी के जैसे सेम, अब देखिए मेन टाइम मेरा इसी में लगा, उत्पादन करो और इसमें, और इसी के जस्ट अब आप सब्सिडी को देख लीजिए। देखिए सब्सिडी का मतलब क्या होता है, देखो दोस्तों सब्सिडी की फ़िलॉसफी बहुत बड़ी है, लेकिन आप इसको ऐसे आप जैसे एक छूट की तरह भी देख सकते हैं। बट क्वेश्चन यहाँ पे एक राइज भी होता है कि गवर्नमेंट पागल है जो फालतू का छूट देती है, क्या होता है इसके पीछे मोटिव। थोड़े ब्रॉड लेवल पे सोचिए, आखिर गवर्नमेंट छूट क्यों देती है, क्या रीज़न है। छूट वो इसलिए देती है ताकि किसी चीज़ को प्रमोट किया जा सके। जैसे हमारे देश में आपको पता है कि इन्वायरमेंट का इतना बुरा हाल है, पेट्रोल और डीजल पे गाड़ियाँ चल रही हैं, तो गवर्नमेंट चाहती है कि लोग जो है इलेक्ट्रिक कार्स पे फोकस करें। हालांकि इलेक्ट्रिक कार्स मार्केट में आ रही हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स भी अभी आई है रिवॉल्ट की, लेकिन अभी इतना सक्सेसफुल नहीं है। क्यों नहीं है, कि लोग इन पे भी ट्रस्ट कम करते हैं। तो जब जहाँ पे ट्रस्ट कम हो जाता है तो कहीं ना कहीं अब इनको पुशअप करने के लिए,
इनको उठाने के लिए कि यार नहीं, लोगों को इलेक्ट्रिक के ऊपर भागना चाहिए, तो ताकि पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ कम हो, तो उस केस के अंदर फिर यहाँ पे ये होता है कि गवर्नमेंट फिर छूट करती है कि ताकि थोड़ा, चलो ठीक है, थोड़ा डिस्काउंट देते हैं, जब ट्रेंड में आएगी चीज़ें तो उसको फिर हटा देंगे, ऐसे ही होता है। तो उस केस के अंदर अभी जैसे कि आप इलेक्ट्रिक कोई भी कार लें तो अप्रॉक्सीमेटली, आई एम नॉट श्योर, 1 लाख के आसपास आपको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। तो इसके पीछे रीज़न फिर यही है, सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट इन चीज़ों को प्रमोट करना चाहती है। तो इसी वजह से कुछ होते हैं, कुछ उत्पादन सब्सिडी होती है जिसको हम प्रोडक्शन सब्सिडी के तौर पे बात करते हैं। अगेन यहाँ पर मात्रा का कोई लेना देना नहीं है। जब भी प्रोडक्शन वर्ड आ जाए, बस आप ये याद रखिए, जब भी TION आ जाए, प्रोडक्शन आ जाए, तो यहाँ पे मात्रा का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं होता है। और जहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट आ जाए, चाहे वो सब्सिडी, तो वहाँ पे मात्रा का जो होता है वो लेना देना होता है। बस ऐसे याद रखिए, मैं ऐसे ही याद रखता हूँ। तो प्रोडक्शन जब लग जाए तो मात्रा का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। जो एक फिक्स सब्सिडी जो दे दी, जैसे रेलवे को सब्सिडी दे दी, किसानों को इनपुट सब्सिडी दे दी, यहाँ पे इतना लोगों को माफ़ कर दिया, गाँव छोटे उद्योगों को सब्सिडी दे दी। तो इस तरह से सब्सिडियों को जो हम प्रोडक्शन सब्सिडी के नाम से जाते हैं, जहाँ पे कोई मात्रा का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं होता। सेम अपोजिट उत्पाद सब्सिडी यानी प्रोडक्ट सब्सिडी जो होती है, जो बेसिकली क्वांटिटी यानी कि यूनिट्स वाइज या क्वांटिटी वाइज जो है दी जाती है। जैसे कि पेट्रोलियम पे सब्सिडी दी जाती है, भाई पर लीटर इतनी सब्सिडी होगी। फिर से जैसे घरों आदि को दी जाने वाली ब्याज सब्सिडी, तो ये सब चीज़ें मतलब कि आप समझ रहे हैं कि इस केस में इसमें इस तरह की सब्सिडी जहाँ पर मात्रा का जो है होता है यहाँ पे लेना देना होता है, मतलब क्वांटिटी, यानी कि इन द सेंस ये क्वांटिटी का जहाँ पे बहुत बड़ा मतलब रोल हो, तो वहाँ पर जो है इसी का मतलब कि प्रोडक्ट सब्सिडी का सबसे ज़्यादा जहाँ पे जो है लेन देन होता है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला निकल के आता है। अब देखिए, ये मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन थोड़ा विचार से समझिएगा। हम जो जीवे निकालते हैं आज के समय, वो हम बेसिक प्राइस पर निकालते हैं। तो बेसिक प्राइस निकालने के लिए, यानी कि इसको आप आधार मूल्य भी कह सकते हो, बेसिक माने, या फिर बुनियादी मूल्य भी कह सकते हो, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यानी कि इसको हम एक तरह से आधार मूल्य भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम बुनियादी मूल्य भी कह सकते हैं हिंदी में। वैसे कि हिंदी में भी टर्मिनोलॉजी मिल नहीं रही है, फिर भी आप इस तरह से कर सकते हैं। फिर जीवे एट फैक्टर कॉस्ट इसमें जो है जोड़ा जाता है, प्लस प्रोडक्शन टैक्स जोड़ा जाता है, और माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी जोड़ी जाती है। इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, देखो ये आपको रट्टा मारना होगा, इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते यार। देखो, जब हम जीवे एट बेसिक प्राइस जब हम निकालेंगे, यानी कि जब हम बेसिक प्राइस, क्योंकि जो जीवे गणना होगी वो आगे बताऊंगा, जो बेसिक प्राइस निकालेंगे तो जीवे एट फैक्टर कॉस्ट, जो फैक्टर कॉस्ट जिसमें भाई लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप का जो प्रॉफिट इसमें इंक्लूड होता है, राइट। जब एक मैन्युफैक्चर, जो मैंने आपको बताया था कि 20 रुपये की चीज़ है और 16 रुपये की चीज़ है, जिसमें 4 रुपये का प्रॉफिट भी होता है बीच में कहीं ना कहीं, तो उस केस में एट द फैक्टर कॉस्ट, यानी फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये है कि जो मैन्युफैक्चर ने अपनी चीज़ अपने ही अंदर बनाई है, मतलब कि एक, जैसे कि मान लीजिए बिस्कुट ब्रेड बना रहे हैं, तो ब्रेड जो उसका निर्माण का जो खर्चा आया, उसका निर्माण का, यहाँ पे निर्माण का, इस ब्रेड को बनाने में जितना खर्चा आया, इंक्लूडेड इट्स प्रॉफिट, हिज और हर, जो भी है उसका पैसे को लेके जो उसमें इंक्लूड किया जाता है, उसके प्रॉफिट को भी इंक्लूड किया जाता है, तो वो हो गया जीवे एट फैक्टर कॉस्ट, प्लस प्रोडक्शन टैक्स। प्रोडक्शन टैक्स मतलब यहाँ पर मात्रा का कोई रोल नहीं है, तो जो गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है, कि ऑफकोर्स यार अब चीज़ बनी है तो मार्केट, जैसे अब चीज़ बनी तो उस पर भी तो प्रोडक्शन टैक्स लगेगा ना, आगे सरकार जो है उस पर भी उत्पाद कर लगाती है, वो टैक्स को जोड़ा जाएगा, माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। अगर कोई सरकार छूट दे रही है इस पर, तो उस चीज़ को माइनस करेंगे, तो हमारा जीवे एट बेसिक प्राइस जो है हमारा यहाँ पे जो है निकल के आ जाएगा। देखिए, 3 चीज़ें समझाई हैं आपको आज, बेसिक, जीवे, प्रोडक्शन टैक्स, प्रोडक्शन सब्सिडी में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि इस तरह की वीडियो यूट्यूब पे नहीं है। आप कितना भी आप डिटेल में चले जाएं, आपको कोई इतना डिटेल में नहीं बताएगा। मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी मांगता है, क्योंकि इस पे हम आने टाइम में MCQ भी करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में, बाकी नेक्स्ट वीडियो में और इसके डायमेंशंस को देखेंगे, खंगालेंगे और समझने की जो कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू।